सीनियर कांग्रेसी आगू अलका लांबा ने ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ औरत ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ अलका लांबा ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। भाजपा वर्गा कोई जुमला पत्तर नहीं है। रवनीत बिट्टू का यह बयान है कि कांग्रेस ने 1 जून ਨੂੰ दरबार साहिब ते टैंक चलाए सन। इस बार वोटिंग 1 जून ਨੂੰ होवेगी। लोग इस बार कांग्रेस ਨੂੰ वोट किवें देणगे। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक सवाल है ਅਤੇ धार्मिक भावनावां ਅਤੇ कायरत ਦਾ मुकाबला करना है ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੀ दिखा सकता है कि देश के किसान ਅਤੇ किसान सानू अपनी वोट दे रहे हैं। किसानां ते 700 गोलियां चलाइयां, किले लाए, खालिस्तान कहा गया, बेइज्जत किया गया। यही अज साडे लई मसला है। जिस घटना का तुसी जिक्र कर रहे हो कि उस तो बाद चोणां नहीं होईयां ਅਤੇ कि उस तो बाद कांग्रेस नहीं जित्ती, ये लोग सोचते हैं कि मुद्दा नहीं है। ये धार्मिक भावनावां नूं भड़काउंदे हन ਅਤੇ मुर्दियां नूं उखाड़ दिंदे हन। जलंधर तो लाइव पंजाब न्यूज़ के पत्रकार अजय कुमार दी विशेष रिपोर्ट। मैं बताना चाहती हूँ हमारे बीच ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट अलका लांबा जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट गुरशरण रंधावा जी और हमारे ऑब्जर्वर पंजाब के नताशा शर्मा जी, उनके साथ तमिलनाडु से आए हसीना जी, तमिलनाडु के प्रेसिडेंट हसीना जी भी पहुंचे हैं और हमारी महिला कांग्रेस। और मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा माइक अलका जी को दे रही हूँ। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज देश भर में 6ठे चरण का मतदान इस समय जारी है। मैं खुद भारत की राजधानी दिल्ली में अपना वोट देकर अमृतसर से जहां श्री राहुल गांधी जी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वहां से होते हुए जलंधर और यहां से पटियाला जाऊंगी। यहां आने से पहले मैं 27 राज्यों का दौरा करके आ रही हूं। इन 27 राज्यों में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है, बल्कि लोगों में बेहद गुस्सा है भाजपा की केंद्र की सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा सबसे अधिक अगर किसी में देखने में मिल रहा है तो देश के किसान अन्नदाता पर मिल रहा है। सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, 24 आ गया, आय दुगनी हुई, कर्ज दुगना हुआ है, आत्महत्याएं दुगनी हुई है। प्रधानमंत्री जी पटियाला आते हैं, जलंधर भी आए, कहां गए दूसरी जगह, पटियाला के बाद गुरदासपुर, लेकिन सवाल खड़े रहे, जवाब नहीं मिले। आय दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हुआ है। क्या करेंगे आप किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए? विरोध हुआ, पटियाला में काले झंडे दिखाए, उड़न खटोले से आए, 400 मीटर दूर एक स्टेडियम में भाषण दिया, बिना संवाद वापस दिल्ली लौट गए। लोकतंत्र में संवाद की जरूरत है, हिम्मत दिखाइए। 400 पार सीटें का दावा करने वाले प्रधानमंत्री सामने अपनी हार को देखकर डरे हुए हैं। हमारा 5 न्याय 25 गारंटी में पहला है, हम 4 जून को सरकार में आ रहे हैं। हम 4 जून को सरकार में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला कानून, किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे कानून, पहला कानून आने वाला है। देश के किसान अन्नदाता पर जितना कर्ज है, पूरे देश के किसान के अन्नदाता के ऊपर 1-1 रुपए का कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं 4 जून को। हम कृषि उपकरणों को, जो आजादी से लेकर आज तक नहीं हुआ था कि किसान से कृषि उपकरणों पर कभी टैक्स वसूला हो, आजादी से लेकर 2014 तक तो नहीं था, लेकिन इन्होंने भारी जीएसटी और टैक्स लगाए। हम कृषि को जीएसटी मुक्त करने जा रहे हैं। हम महिलाओं को महंगाई से राहत देने जा रहे हैं। 8,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख, और वो पहली तारीख होगी 1 जुलाई।
8,500 रुपया हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हम डाल रहे हैं और साल का 1 लाख रुपया हम डालने जा रहे हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद जो खाली हैं उसे हम 15 अगस्त से पहले भरने जा रहे हैं। जैसे सरकार आएगी भर्ती खुलेगी, पारदर्शिता होगी भर्ती में, और हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे और उसमें 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर आधी आबादी का पूरा हक होगा। 15 लाख नौकरियां बेटियों के लिए आरक्षित होगी। हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना करना चाह रहे हैं। जितना मानदेय आज है 1 जुलाई से उनका मानदेय दुगना करने जा रहे हैं। हम सेना में अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती को बहाल करने जा रहे हैं 4 जून को सरकार आते ही। हम श्रमिक न्याय के तहत देश में मनरेगा या जो भी हमारा मजदूर है, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें बना रहा, कोई भी किसी तरह का मजदूर है, उसके लिए कानून आ रहा है। क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद को बताइए कि आपने 10 सालों में पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ किया। लिखित में जवाब मिला 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ वसूलने की बजाय माफ कर दिया गया। हम वो माफ नहीं करने जा रहे, हम वो वसूलने जा रहे हैं। और जब देश के खजाने में पैसा आएगा तो स्वाभाविक है, जब पूंजीपति मित्रों का माफ हो सकता है तो गरीब किसान का क्यों माफ नहीं हो सकता है। हम इसको करके 4 जून को दिखाने वाले हैं। 5 किलो राशन, 80 करोड़ की जनता 5 किलो मुफ्त राशन, मोदी जी आए तो जारी रहेगा मुफ्त राशन। हमारे देश और किसान अन्नदाता 140 करोड़ का पेट पाल रहा है। हर विषम परिस्थितियों में भी उसने हल और खेती नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? अन्याय झेलता रहा, अत्याचार, अपमानित होता रहा। दिल्ली के दहलीज पे 700 किसान शहीद हो गए अपनी फसल का उचित दाम मांगते हुए, लेकिन उसने फसल और खेती नहीं छोड़ी। आज हमारे गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ये 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मुफ्त दे सकती है। और जो हम ऐलान कर रहे हैं कि अब 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हमारे गरीब जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें देंगे। ये हमारी गारंटी और हमारी घोषणाएं हैं और देश के हालात आपके सामने रख दिए। भाजपा पूरी तरह से डरी और बौखलाई हुई है। चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सिर्फ यहां पर बैठ के नहीं कह रही हूं, मैं 27 राज्यों के दौरे करके, जनसभाएं करके, माहौल देखकर आई हूं। पूरा भाजपा के विरुद्ध लहर चल रही है, जिसका साफ आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों में जिसे साफ बौखलाहट, हार को, हताशा को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सांप्रदायिकता, धर्म का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने की कोशिश हो रही है। कोई भी उनका भाषण धार्मिक भावनाओं, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान के नाम के बिना नहीं हो रहा। भाषण सुना आपने? प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस आएगी तो बिजली की तारें काट देगी, कांग्रेस आई तो नल की टूटी खोल के ले जाएगी, पानी बंद कर देगी, बिजली काटेगी, पानी काटेगी, राशन रोक देगी आपका। यहां तक कह गए बकायदा एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज धर्म के लिए ये घुसपैठियां हैं। उसके बाद ये कहा कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र खतरे में है इनसे। कांग्रेस आई तो देश की सारी संपत्तियां बेचकर इन्हें दे देगी। गुजरात में कहते हैं कि 2 भैंस जिसकी एक भैंस खोलकर कांग्रेस इन्हें अल्पसंख्यकों को दे देगी। सवाल उठा, क्या 75 साल में कांग्रेस ने ऐसा किया? नहीं किया। अगर हमने अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक देश में सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, फारसी हैं, उन्हें अगर किसी का कोई हक मिला है तो किसी ने कोई खैरात में नहीं दिया है। वो उनका बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के संविधान में उन अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को उनका हक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया है। किसी ने उनके ऊपर एहसान नहीं किया। आज वही संविधान खतरे में है। हमारी पूरी लड़ाई 6 चरण तक देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारे, इन तीनों को बचाते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर रही। आज देश का संविधान खतरे में है और इस बात को देश के लोग समझ चुके हैं।
सवाल हमने कहा देश के लोगों से, भाजपा के घोषणा पत्र में है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो कहती है कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हमने जनता से पूछा है, संवाद किया, लोकतंत्र है ना, का यही हिम्मत वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा या जो कानून या जो आगे आपकी मंशा लाने से पहले मोदी जी एक बार लोकतंत्र में चर्चा कर लेते, लेकिन हम वो चर्चा कर रहे हैं। हमने इन चुनावों में उस पर चर्चा की और जनता से ही पूछ लिया क्या ये संभव है वन नेशन वन इलेक्शन, जहां 90 करोड़ मतदाता, पंचायतों का चुनाव, नगर निगम मेयरों का चुनाव, हर राज्य की विधानसभा विधायक, एक देश एक चुनाव लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये कहते कहते समय लेंगे, विधानसभा लोकसभा कभी भंग नहीं होगी, कभी दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और मोदी जी ने तो बता दिया है कि वो बायोलॉजिकल उनकी पैदाइश नहीं है, वो अवतार है, वो ऊपर से प्रकट हुए हैं, भगवान मान रहे हैं अपने आप को। और उन्हीं के नेता संबित पात्रा उड़ीसा की धरती पे खड़े होकर जगन्नाथपुरी जी, भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास में भगवान श्री राम का कद छोटा करके, मोदी जी का कद बड़ा करके, भगवान श्री राम की उंगली पकड़ते हुए मंदिर में जाते हुए मोदी जी को दिखाया गया। आज मोदी जी भाजपा आरएसएस के लिए भगवान, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए उनके नेता साबित करने में लग गए हैं कि वो अवतार हैं, वो भगवान हैं, और वो जब तक चाहें वो प्रधानमंत्री रहेंगे और उन्हें कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इतने निचले स्तर तक देश के प्रधानमंत्री चले गए कि राजनीतिक भाषणों में ये कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो भगवान श्री राम के मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। और ऊपर से ये कहते हैं कि बुलडोजर कहां और कब चलाना ये योगी आदित्यनाथ से सीखा जाए। ये क्या था? चुनाव आयोग पे नजर बनी हुई है कि चुनाव आयोग ने इन पूरे चुनाव पर कितनी निष्पक्षता से चुनावों में प्रधानमंत्री जी द्वारा सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर यहां पर भी आकर धार्मिक मुद्दा बनाया कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद किया गया, 90,000 की फौज को घुटने पर लाया गया, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उस समय हमारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी हम वहां तक तो पहुंच गए थे, आप तो उल्टा उस समय भी ये कहते ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। जो आज चीन के लिए लद्दाख में घुसकर बैठा है चीन, प्रधानमंत्री मोदी जी आप घुसने की हिम्मत दिखा पाए लद्दाख में? नहीं, चीन घुसकर बैठा है, इसलिए मोदी जी देश भर में प्रचार करते हैं लद्दाख नहीं जाते। मोदी जी क्या आप कश्मीर में गए? मैं गई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आदम कद के होर्डिंग लगे हैं मोदी जी आदम कद के, और नीचे धारा 370 पर मोदी जी से मोदी जी वोट मांग रहे हैं। कहां? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में धारा 370 पर। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर गए? 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और अभी भी 1 सीट पर चुनाव चल रहा है। चुनाव में जाने की बात दूर, 3 लोकसभा सीटें कश्मीर में अपना उम्मीदवार उतारने की हिम्मत भाजपा नहीं दिखा पाए। ये मुद्दे हैं इनके। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की भाजपा सरकार है, डबल इंजन की आज भी जल रहा है। एक ही देश के एक ही राज्य के भीतर 2 समुदाय लड़ रहे हैं, 1 साल हो रहा है। गए मणिपुर प्रचार करने, वोट मांगने, हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री जी आप जाने की वहां पर लद्दाख, कश्मीर, मणिपुर, और यहां पर आकर ध्रुवीकरण करते हैं। बेटी बचाओ का नारा, मास रेपिस्ट के तौर पर कर्नाटक के हासन से भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, 1000 बहन बेटियों के बलात्कार का दोषी है। 1000, 3000 वीडियो बनाए। मैं गई बेंगलोर, वहीं से होकर आई जब वहां चुनाव था, वो वीडियो देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदर्शन तक किया। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने बिना समय गवाए एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री मोदी जी?
प्रज्वल रेवन्ना का हाथ खड़ा करके आपने वोट मांगा या नहीं मांगा? देश की बेटी आधी आबादी पूछना चाहती है, आपने ये कहा या नहीं कहा कि मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका एक एक वोट मुफ्त? ये तस्वीरें हैं बकायदा नाम के साथ, एक एक। इसमें वो सारे चेहरे हैं, क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड चलाया मोदी का परिवार। कौन है मोदी का परिवार? ब्रजभूषण शरण, साक्षी मलिक हमारी बेटी का यौन उत्पीड़न का दोषी, संदीप सिंह हरियाणा में मंत्री है, वोट मांग रहे हैं, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, एफआईआर नहीं करती हरियाणा की पुलिस, कोर्ट की फटकार लगती है इनको। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, राम दुलारे भाजपा के विधायक, दोनों विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी पाए गए, उम्र कैद हो गई है। मोदी का परिवार है, लिखा है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पे, और मोदी जी खुश हैं, खामोश हैं। केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है। किसके साथ है? जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आप चुनकर आते हैं, उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा का सामूहिक बलात्कारी है। बेटी न्याय मांग रही है, समय मांग रही है मिलने का, लेकिन आपके पास इनके साथ समय है। स्मृति ईरानी, ये है मोदी का परिवार, बेटियों के दोषी हैं आप, और आज बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि या तो दोषी सत्ता का भागीदारी है या सत्ता का समर्थन इसे मिला हुआ है। सो हर मोर्चे पर अगर आप कहेंगे भाजपा की केंद्र की सरकार पूरी तरह से किसान हो, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी। मोदी जी कौन से 20 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है? डाटा जारी करिए, नाम बताइए, हम भी उन युवाओं को जाकर मिले। और सच्चाई ये है कि बेरोजगारी ने 45 साल के इस देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 45 साल के। पंजाब में बैठी हूं, नशा फेसबुक पर देखो, आज भी बच्चे युवा इंजेक्शन लगाकर नशे में मौत के मुंह में जा रहे हैं। देश की सरहद पर अंदर नशा ना आ सके, किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री जी आपकी और अमित शाह जी की। लेकिन आज भी गुजरात के भुज के बंदरगाह, जो आपके मित्र अडानी का बंदरगाह है, उस बंदरगाह में पाकिस्तान अफगानिस्तान से नशा भारत में आता है। डंके की चोट पर बोल रही हूं, गुजरात के भुज के बंदरगाह जो अडानी का है, वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नशा भारत में आता है पूरे, और वहां से पंजाब की सरहद पर आता है। और इस पंजाब की सरहद के बीच में ना आए, रोका जाए नशे को, कार्रवाई की जाए, इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी, वो भी फेल हो गई। दोनों मिलकर फेल हुए, और पंजाब का युवा आज भी नशे में, जो हम पर आरोप लगे थे 26 महीने पहले कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए नशा है, 26 महीने से आप दोनों की सरकार है नशे के ऊपर। कितना नशा कम हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कितने माफिया पकड़े गए, ये देश जानता है। सो ये सब मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है जब आप पत्रकार साथी सवाल करेंगे तो स्वाभाविक है जो चीजें छूट गई हैं उसके जवाब मैं उसमें दे पाऊंगी। मैं भी समझ पा रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए क्या घर घर नौकरी देंगी आप? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले वो कहा, पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा हमारा। अगर आप 5 न्याय 25 गारंटी, और ये जुमला पत्र नहीं है भाजपा की तरह बंद कमरे में बनाया गया। और राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा जबकि देश के बेरोजगार युवाओं से मिले, पूछा, पता लगा 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है, भरी जानी चाहिए, भर रहे हैं। बिल्कुल, उनको 15 अगस्त से पहले उनकी जेब में अपनी नौकरी, अपना कमाई होगी, ये हमारा वायदा है। दूसरा, आपने कहा कि पक्की भर्ती भरोसा, कि जो युवा बहुत पढ़े लिखे नहीं, इम्तिहान में नहीं बैठने के काबिल हैं, उनकी योग्यता, तो उनका क्या है? उनको हम 1 साल के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में मुफ्त की सरकार 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगी। जैसे ही उसकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी, 1 लाख रुपया उसकी हथेली पे रखने वाले हैं कि जाओ अब अपना छोटा छोटा कोई काम उद्योग शुरू करो। हमें भाजपा ने हराया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताइए क्या ये सच है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ रहा ना, सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक दल नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर
कितने कुल मतदाता हैं और कितना मतदान हुआ, उसे बताने में कितनी देर लगती थी। 6 बजे मतदान खत्म होता था, हर मतदान से सूची आ जाती थी साइन की हुई कि इस मतदान पर बूथ पर इतना वोट पड़ा है। मैं भी जब अपना वोट दे रही थी तो मैंने पूछा अधिकारी से मेरा कितने नंबर, मेरे से पहले कितने लोगों ने वोट किया। उसने कहा रुकिए, बटन दबाया, बोल रहा आपसे पहले 23, आपका 24वां नंबर है, कुल अभी तक 24। बटन दबाते ही आज मुख्य हमारा अदालतें, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है चुनाव आयोग से पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चल रहा है, जानकारी और आंकड़े सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। जो उस समय जारी किए और जो आज पेश किए जा रहे हैं उसमें 1,17,00,000 वोट अधिक आ गया है। 1,17,00,000। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है, बिल्कुल पेपर मंगा लिया है बूथ का, हर बूथ की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा किस बूथ पर कितना मतदान हुआ। और आज जो 1,17,00,000 कहां से एकदम से आ गया, स्वाभाविक है, वीवीपैट मशीन भी है, गिनती होगी। देखिए, भाजपा लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है। उदाहरण दूंगी ताकि हम क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना। आपको मालूम है इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखने की भाजपा की साजिश थी, जिसे बेनकाब किसने किया? हमारी सुप्रीम अदालतों ने किया। क्या था एसबीआई का जवाब? जो दबाव आज मुख्य चुनाव आयुक्त पर है वही दबाव एसबीआई के ऊपर था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी देने के लिए समय चाहिए, 30 जून से पहले नहीं बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, फटकार दी, बोला अभी चाहिए। आ गया अभी एसबीआई ने कर दिया खुलासा, पता लग गया चंदे से धंधा, धंधे से चंदा। और ऐसी कंपनियां, बीफ कंपनियों से हाँ इन्होंने चंदा लिया, जाली दवाइयां बनाने वाले से इन्होंने चंदा लिया, जिन पे ईडी की रेड हुई उनसे चंदा लेकर उनके ईडी के मामले खत्म कर दिए। चंदा दो, धंधा दिए। जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके छोटे व्यापारी दुकानदारों के धंधे बंद कर दिए और बेरोजगारी सर पर आ गई। तो आज जिस तरह से एसबीआई पर दबाव बना, खुलासा हुआ, बीजेपी बेनकाब हुई है, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त भी बेनकाब होगा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को लगातार अपना चुनावी हथियार बनाकर भाजपा सत्ता हासिल कर रही है। रवनीत बिट्टू का बयान आया, उन्होंने कहा कि 1 जून को कांग्रेस ने दरबार साहब को टैंक चलाए थे और इस बार 1 जून को मतदान होना है, तो क्या लोग जाके कांग्रेस को वोट डालेंगे? मैं फिर कह रही हूं, ये धार्मिक सवाल और धार्मिक भावनाओं पर चुनाव लड़ने और जीतने की कायरता वही दिखा सकता है जो हार रहा हो। हम जीत रहे हैं, हमें वोट हमारे देश का अन्नदाता और किसान दे रहा है। चलाए उसके ऊपर गोलियां, 700 किसान शहीद हो गए, कील बिछाए, खाई बिछाई, खालिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया, है ना। हमारे लिए आज वो मुद्दा है। और वो जो भी घटना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बाद देश में कभी चुनाव नहीं हुआ? क्या कभी कांग्रेस पंजाब या देश में मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उनका आज कोई मुकाबला नहीं है? सो ये मुद्दे बिल्कुल धर्म और भावनिक भावनाओं से जुड़े हैं। ये सोचते हैं कि मुद्दे तो है नहीं, मुद्दों पर जवाब नहीं है, कुछ किया नहीं, धार्मिक भावनाओं को भड़काइए, गड़े मुद्दे जो है उन्हें उड़ाकर लोगों को भावनाओं से प्रोत करिए ताकि जो असल मुद्दे हैं वो कहीं हाशिए पे चले जाएं और ये दोबारा सत्ता हासिल कर दें। गौर सिंह है वो कांग्रेस की मदद भी कर रहे हैं, तो उनका मदद कर दिया गया अपना शरिया। तो सभी हलकों से वो कांग्रेस की मदद भी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस बीड़ा उठाएगी कि अगर सरकार आती है तो उनको इंसाफ दिलाने की